नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के इस दौर में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और सीजीपीएससी का प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो रिवीजन भी अच्छे से चल रही होगी। कभी हम बात करेंगे रिवाइज कैसे करें अच्छे से, और कौन सा तरीका कम समय में फॉलो करना चाहिए, उस पर भी कभी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये 29वां वीडियो लेक्चर है पॉलिटी का, और इस पे हम बात करेंगे। और इसका जो मेन जो क्वेश्चन इसमें होंगे वो संसद से संबंधित होंगे। आज हम देखेंगे लोकसभा के कार्यकाल आदि के बारे में, और लोकसभा की सीटों के बारे में, कौन स्थगित कर सकता है, कौन निलंबित कर सकता है, स्थगन और विघटन में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें देखनी है आज। आइए देखते हैं पहला वीडियो लेक्चर, पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। ऑप्शन ए 6वां, 22वां, बी 12वां और 38वां, सी 7वां और 31वां, और डी 11वां और 42वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7वां और 31वां। थोड़ा सा देखते हैं, जो संविधान का 7वां संशोधन हुआ था 1956 में हुआ था, और राज्यों का पुनर्गठन किया गया होगा। आपको याद होगा कि उस समय एक राज्य बना था भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश। उससे पहले कैसे राज्य बनने के लिए कई कमेटियां गठित की गई, और किसी ने नहीं माना कि भाषाई आधार पर बनना चाहिए, सबने माना कि प्रशासनिक आधार पर ही बनना चाहिए। लेकिन आखिरी में बना दिया गया भाषाई आधार पे। उसके जो भी कारण रहे होंगे, राजनीतिक कारण, उस पर भी हमने चर्चा की थी जब हमने राज्य निर्माण के बारे में देखा था। तो उस समय लोकसभा सदस्यों की संख्या जो थी 320 निश्चित की गई। कब? 7वें संविधान संशोधन में। और उसके बाद 31वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 545 निश्चित कर दी गई, यानी कि 25 सीटें और बढ़ा दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, 545। कल मैंने चर्चा की थी कि जो 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधित्व था उसको खत्म कर दिया गया। तो अब जो है मैक्सिमम जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 550। इसमें एंग्लो इंडियन शामिल नहीं होंगे। जबकि अभी कितने लोग हैं, 543 लोग, अभी 543 अभी सांसद हो सकते हैं, यानी 7 सांसद और चुने जा सकते हैं अगर इसका फिर से पुनर्गठन किया जाए क्षेत्रों का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। तो भंग तो किया जा सकता है, इसकी आपको जानकारी होगी, और नहीं होगी तो आप जान जाइए कि लोकसभा पहले भी भंग की जा सकती है। और किसकी सिफारिश पे की जा सकती है, तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे की जा सकती है। चूंकि मंत्रिपरिषद यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जाता है। सामान्यतः ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो भी सिफारिश की है वो मंत्रिपरिषद के साथ सलाह करने के बाद ही राष्ट्रपति को की है। तो जब भी प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि अब लोकसभा को भंग कर देना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है अपने मंत्रिपरिषद से सलाह लेके। कुछ आर्टिकल होंगे इसमें, अनुच्छेद 56(2) ख के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। पहले ही मैंने बताया कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पे कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। आइए देखते हैं लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है। इसको सामान्य भाषा में देखें तो टोटल भाग का 1/6 है, या फिर 1/10 है, या फिर 1/4 है, या डी ऑप्शन को देखें तो 1/3 है। तो सही ऑप्शन आपके दिमाग में आ ही क्या होगा कि कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1/10। संसद में कोई भी कार्यवाही होगी उसको चलाने के लिए 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। मान लीजिए संसद में 500 सदस्य हैं, तो 500 का 1/10 कितना हो गया, 50। यदि 50 सदस्य रहेंगे उपस्थित तभी संसद की कोई कार्यवाही, लोकसभा की कोई कार्यवाही चल सकेगी, अन्यथा नहीं चल सकेगी। 1/10 के बारे में और एक चीज बताऊं
कि अगर आपको विपक्ष का नेता बनना है, मुख्य विपक्षी पार्टी बनना है, तो आपको लोकसभा में 1/10 सीटें लानी होगी। यानी अगर लोकसभा में 500 सीटें हैं तो कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी के पास 50 सीटें तो होनी ही चाहिए, तभी उसे मुख्य विपक्षी पार्टी माना जाएगा। और जो भी विपक्षी दल का नेता होता है, आपको मालूम होगा कि उसको कैबिनेट स्तर की सुविधाएं दी जाती है। कैबिनेट स्तर के मतलब कैबिनेट मंत्री के स्तर के। इसका कुछ आर्टिकल है वो देख सकते हैं, वैसे इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी आप अनुच्छेद 103 में आप इसको जान सकेंगे। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है और विघटन क्या होता है। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, कई बार कि संसद में हंगामा हो जाता है और जो लोकसभा में मान लीजिए हंगामा हो रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो स्थगित कर देता है, कभी 2 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, कभी 8 दिन के लिए, या फिर कभी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भी स्थगित होता है। स्थगित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस मुख्य उद्देश्य ये होता है कि फिर से सभा पुनर्स्थापित हो सके और अच्छे सुचारू ढंग से चल सके। जो उत्तेजना है, जो संसद सदस्यों के मन में जो आवेग आ रहा है, वो थोड़ा शांत हो जाए। उसके बाद जो चीजें शांति से बात हो जाए तो चीजें अच्छे से टैकल हो सके, इस वजह से स्थगन किया जाता है। तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो स्थगन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है। स्थगित करने का काम किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का। जो भी अध्यक्ष होगा उसका एक क्षेत्र होगा, स्थगित करने का उसका अधिकार है। सत्रावसान का मतलब क्या है? सत्रावसान का मतलब होता है कि एक सत्र जो है वो अब खत्म हो गया, अर्थात कि जैसे एक सत्र खत्म हो गया, क्या मतलब होता है कि मान लीजिए संसद में आप देखते होंगे लोकसभा में 3 सत्र चलते हैं, शीतकालीन और एक वो ग्रीष्मकालीन एक और चलता है, 3 सत्र चलते हैं। तो सत्रावसान का जो अधिकार है, सत्रावसान करने का अधिकार जो है उसको वो है राष्ट्रपति का, और विघटन का अधिकार भी राष्ट्रपति का। लेकिन कब सत्रावसान हो सकता है, कब विघटन हो सकता है, उस पर थोड़ा बात करें। स्थगन को तो आप समझ गए होंगे कि स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद आती है बात सत्रावसान की। सत्रावसान का मतलब ये है कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष को ये पता चलता है कि अब संसद की कार्यवाही खत्म हो गई है, मतलब जितने टारगेट लिए गए थे बिल वगैरह को, कानून वगैरह को लेकर के, अब वो पूरे हो गए हैं और 20 से 30 दिन का समय हो गया। मान लीजिए संसद का सत्र 30 दिन चलना था, अब आज हो गया 29वां दिन और कल हो जाएगा 30वां दिन। तो 30वें दिन जो होगा, 30वें दिन जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे वो ये घोषणा करेंगे कि अब संसद का जो सत्र है वो स्थगित किया जाता है अनिश्चित काल के लिए। और उसके बाद राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे और बताएंगे कि संसद का सत्रावसान हो गया। विघटन की बात यह है कि जब नई लोकसभा बनेगी तो पुरानी लोकसभा खुद ब खुद विघटित हो जाएगी, उसको विघटन कहा जाता है। यानी अब पुरानी लोकसभा नहीं रही, नई लोकसभा। पुरानी लोकसभा और नई लोकसभा का मतलब ये हुआ कि हर एक आम चुनाव के बाद 5 साल में, आप जानते होंगे लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, तो हर एक 5 साल के बाद एक बार विघटित होगी लोकसभा सामान्यतः। और दूसरी बात कि पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है, इस पर भी मैंने बात की अभी कि प्रधानमंत्री की सलाह पे यदि चाहे प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति उनको विघटित कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसके कुछ आर्टिकल हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा में एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर तो वैसे सी हो जाएगा।
जब हम आपातकाल वाले चैप्टर में जाएंगे तो और अच्छे से इसको पढ़ भी लेंगे। आपातकाल के क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होता है भारतीय संसद पे और अन्य राज्यों पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे क्या परिणाम होता है। लेकिन ये जानिए कि आपातकाल के दौरान अगर लोकसभा की जो कार्यकाल है लोकसभा का, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये 1 साल के लिए कितने बार भी बढ़ाया जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। यानी 1 साल के लिए अभी बढ़ा दिया, फिर आपातकाल चल रहा है, उसके बाद फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया, तो ऐसे 10 साल भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आपातकाल खत्म हो गया, वैसी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक समय तक ऐसा जो बढ़ाने की सीमा होगी वो भी नहीं होगी, मतलब 6 महीने के अंदर आम चुनाव कराना ही होगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो आपको पता ही होगा सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश भेजता है लगभग 80 प्रतिनिधि भेजता है और 31 प्रतिनिधि भेजता है ये राज्यसभा के लिए, 80 लोकसभा के लिए और 31 राज्यसभा के लिए। थोड़ा सा और देखते हैं, बिहार 40 प्रतिनिधि भेजता है, किसके लिए, लोकसभा के लिए। मध्य प्रदेश 29 और पश्चिम बंगाल 42 प्रतिनिधि भेजता है। ये जोड़ी मिलान वाले प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जा सकते हैं। देखिए जोड़ी मिलान वाला प्रश्न आ भी गया और ये मेरे ख्याल से सीजीपीएससी प्रीलिम्स में ही पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें बताया गया है लोकसभा के सदस्यों के प्रतिनिधि को सुमेलित कीजिए, यानी कौन सा राज्य कितने प्रतिनिधि भेजता है। और मजेदार बात है कि इसमें उत्तर प्रदेश का तो नाम ही नहीं दिया, क्योंकि हमको पता हो गया था उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो अब हम देखते हैं, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ 11 सीटें देता है लोकसभा, तो छत्तीसगढ़ को मिला लेते हैं। बी कहाँ पे है, तो बी में बी का हो जाएगा आपका 4, तो बी का 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ठो दिया है, तो ए तो कट गया, इसमें तो नहीं। ठीक है, इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं इसके लिए। फिर पश्चिम बंगाल का हमने अभी पढ़ा था 42 सीटें, तो अपन देखते हैं डी का, तो डी का होना चाहिए 5, तो इसमें था लेकिन ये तो पहले कट चुका है, तो डी का 5 ये हो गया इसमें, तो ये दोनों भी कट गया ऐसे। अब देखते हैं महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए 48 सीटें हैं, ये नया फैक्ट है, आपको याद कर सकते हैं। तो ए का हो गया 3, तो ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो किसी को नहीं काट सकते। अब देखते हैं हम किसके लिए, एक 25 बच गया, एक 39 बच गया, तो 25 सीटें किसके लिए है आपका होगा, ये मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश के लिए 25 सीटें। ई का है आपका, ई का तमिलनाडु के लिए, तो ये हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि पहले उन चीजों को काटते जाएं जो कि विकल्प में नहीं है, तो फिर आपको आसान हो जाएगा सॉल्व कर पाना। तो कुछ चीजें ऐसे फैक्ट को आप याद रख सकते हैं। देखिए सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये, 5 ऑप्शन है, पहले 5 ऑप्शन हुआ करते थे, तो इस तरह से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ये कुछ डेटा दिए गए हैं फैक्ट, तो आप इसको याद कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ ही जाए। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित क्षेत्र के समूह में किसमें लोकसभा की केवल 1 सीट है, तो आपको मालूम होगा कि चंडीगढ़ में भी 1 सीट है, सिक्किम में भी और मिजोरम में भी 1 सीट है। आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी, ये 4 नाम याद रख लीजिएगा, 5 नाम, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 1-1 सीटें। जबकि त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर एवं नागर हवेली में और दमन दीव में 2-2 सीटें। और एक चीज और कि दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव को अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। मैप में भी आप इसको देख सकते हैं, ज्योग्राफी के मैप में, मतलब एटलस में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें पूछी जा सकती हैं, करंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो आपको तैयार रहना चाहिए हर स्थिति के लिए। क्या पता क्या प्रश्न पूछते और आप फिर बना ही ना पाए, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो अभी देखा है हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इसका डिस्क्रिप्शन वही सेम है, फिर से आप पढ़ सकते हैं।
आइए देखते हैं 10वां एवं आखिरी प्रश्न, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में। और आपको ये भी पता होगा कि 1952 में पहली बार राष्ट्रपति का भी निर्वाचन हुआ था। तब राष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले भी राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, लेकिन उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ था। सब लोग आपस में ही सहमति बना लिए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति होंगे। तो 1952 में हुआ था। और थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं कि 25 अक्टूबर 1951 से इतना तक फरवरी तक चला था, 1952 तक। और 889 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। तो इस तरह से 10 प्रश्न आज के खत्म हो गए। अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ स्टेट में होने वाले किसी अन्य एग्जाम के लिए, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है एनालाइजर ऐप में। आप उसको जाइए, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं फ्री में। करंट अफेयर क्विज है। टेस्ट सीरीज में बहुत सारे प्रश्न फ्री हैं। और वीडियो क्लास पे अभी हम काम कर रहे हैं, तो वीडियो क्लास थोड़ा क्वालिटी पे बात आ जाती है हमारी, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज पे थोड़ा अच्छा क्वालिटी दिया तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो हम काम कर रहे हैं वीडियो क्लास के क्वालिटी पे, और अच्छा वीडियो क्लास उम्मीद करते हैं लेकर के आएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, चीज़ें आसानी से समझ में आए। और टेस्ट सीरीज की बात करूँगा तो टेस्ट सीरीज में डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए। काफ़ी आपको समझ में आएगा जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे कि डिस्क्रिप्शन का क्या रोल होता है। तो डिस्क्रिप्शन को जब भी ज्वाइन करें, आराम से ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें। कहीं कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 2018-19 की, तो 32 से अधिक प्रश्न, और 19-20 की बात करूं तो 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। तो आप जब भी लगाएं तो 2-3 बार लगाइए, डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। खासकर मैं कई बार बोल चुका हूं। अगर आप इस कंटेंट का PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करें और PDF पाइए। और अगर आज इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के एनालाइजर ऐप CGPSC सर्च कर सकते हैं आप, और लोगो देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो नीचे आपका लिंक भी दे देंगे हम इस वीडियो ऐप का, तो वहाँ से सीधे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, और बताइए क्या हमको इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।